जय हो। हम सभी संसार में रहते हैं, बिल्कुल, इसमें कौन सी नई बात है। सभी जानते हैं कि हम संसार में रहते हैं, लेकिन जानने वाली बात ये है कि हम सभी अपने भीतर के संसार में रहते हैं। जी हाँ, हम सभी अपने ही बनाए हुए संसार में रहते हैं और इसीलिए हमें अपने आसपास की सारी चीज़ें भी उसी के अनुरूप दिखाई देती है। कैसे? चलिए एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। हुआ ऐसा कि एक व्यक्ति के पत्नी की मृत्यु हो गई। बहुत प्रेम था दोनों पति पत्नी में, और मरते वक्त उस पत्नी ने अपने पति से कसम ली कि मेरे बाद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और औरत नहीं आएगी। अब यही तो है भीतर का संसार कि आप उसकी दुनिया में नहीं हो, लेकिन आप चाहते हो कि जो स्थान मेरे जीते जी उसकी दुनिया में मेरा था, मेरे मरने के बाद भी उसी का रहे। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरी याद रहे और सिर्फ उसके जहन में, उसके संसार में मैं रहूं। खैर, पति ने भी, चूँकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, उसे ये वचन दे दिया, ये प्रॉमिस दे दिया कि तेरे अलावा मैं कभी किसी और से प्रेम नहीं करूँगा, मेरे जीवन में कोई दूसरी स्त्री नहीं आएगी, तेरी जगह कोई नहीं लेगा। पत्नी की मृत्यु हो गई और पति पत्नी से वाकई बहुत प्रेम करता था, लेकिन इंसानी मन है, कुछ साल तक तो वो इस पर कायम रहा। फिर अचानक हुआ ऐसा कि एक स्त्री उसके जीवन में आई और फ्रीक्वेंसी मैच की, दोनों के बीच जान पहचान बनी, प्रेम पनपा और उस पति को लगा कि अब इस स्त्री को मैं अपने जीवन में जगा दूँ। मेरे जीवन का जो खालीपन है वो ये स्त्री पूरे अच्छी तरीके से भर सकती है। उसने अपने भीतर, अपने मन में उस स्त्री से विवाह करने का सोच लिया, पक्का मन बना लिया। अब हुआ यूँ कि रोज़ रात को वो सोता और उसकी पत्नी दिखाई देती उसे, रोती हुई, चिल्लाती हुई, उसको गालियाँ देती हुई, उसे परेशान करती हुई, तुमने मेरे साथ दगा किया, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, देख लेना मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी, मैं उस औरत को तुम्हारे साथ रहने नहीं दूंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी जगह तुम किसी और को कैसे दे सकते हो, ऐसी ही सारी बातें। अब पति हैरान परेशान, दिन भर वो पत्नी कहीं नहीं नज़र आती, रात को सोता और रोज़ाना का ये नाटक चालू हो गया। अब दिन भर में तो उसको खालीपन लगता, उसे लगता कि मुझे उस स्त्री की अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत है, और रात होती और पत्नी का ये रौद्र रूप देखकर वो परेशान हो जाता। बोले ऐसे कैसे जीऊँगा, ऐसे कैसे मैं अपनी उस दूसरी स्त्री को अपने जीवन में ले आऊँ, ऐसे तो मैं रह ही नहीं पाऊँगा, कल को इसने उसको कुछ कर दिया, इसने मार दिया तो। वो हैरान हो गया। फिर एक दिन उसका ये जो टेंशन था, चूँकि बढ़ता जा रहा था, उसका चेहरा भी उतरता जा रहा था, मुरझाता जा रहा था, तो एक बार ऐसे ही उनकी कॉलोनी में रहने वाले एक बुज़ुर्ग आदमी ने अचानक ऐसे ही पूछ लिया, क्या हुआ बेटा, तू बड़े दिनों से मुझे थोड़ा सा उदास दिख रहा है, अभी बीच में तो तू ठीक ठाक लग रहा था, तेरी शादी होने वाली है ना, तो कोई मन में परेशानी है, कोई बात है मन में तो बता ना। डरते डरते उसने पूरी बात बताई, डिटेल्ड बात बताई, अपनी पत्नी की मृत्यु के समय जो उसने वादा किया था, जो प्रॉमिस किया था वो भी बताया, उसके अंदर की अवस्था भी बताई, बाद में स्त्री का कैसे उसके जीवन में आगमन हुआ और उसके भीतर क्या उसके लिए भाव पनपे, और अब रोज़ाना रात को अपनी पत्नी का ये रौद्र रूप, ये तड़पता हुआ रूप, वो करे तो क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो उस बुज़ुर्ग आदमी ने कहा, एक काम करना, आज रात को जब तू सोए ना, तो सोने से पहले अपने गार्डन में जाकर मुट्ठी भर कंकड़ हाथ में ले लेना, और जैसे ही वो तेरी पत्नी आए तो तू उसको पूछना कि ठीक है, मैं उससे शादी नहीं करूँगा, तू कहती है तो मैं उससे शादी नहीं करूँगा, मैं तुझे वचन देता हूँ, लेकिन उस वचन देने से पहले तू मुझे इतना बता दे कि मेरी इस मुट्ठी में कंकड़ कितने हैं। बड़ा हैरान हुआ आदमी, लेकिन उसे पूरा भरोसा था और कोई चारा भी तो नहीं था और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, तो उसने ऐसा ही किया। जैसे ही वो रात को मुट्ठी भर के सोया एंड ही वॉज वेटिंग, इंतज़ार कर रहा था कि कब पत्नी आए, और वही हुआ। जैसे ही उसकी आंख लगी, पत्नी का आगमन और वही सारा सीन, वही ड्रामा शुरू। उसको एकदम याद थी उस बुज़ुर्ग की बात। उसने कहा, अच्छा मुझे बता,
मेरी इस मुट्ठी में कितने पत्थर है, कितने कंकड़ है। अगर तू सही सही बता देगी तो मैं तुझे बिल्कुल वचन देता हूँ कि मैं कभी किसी स्त्री की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। उसके बोलने की देर थी और पत्नी गायब। चौंक गया, वो हैरान हो गया, ऐसा कैसे हुआ। वो गया दूसरे दिन सुबह, तो बुजुर्ग ने पूछा क्या हुआ, आइडिया काम आया? बोले हाँ काम तो आया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया ये हुआ कैसे। बुजुर्ग मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए उस बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा वो पत्नी नहीं आ रही थी, वो तेरे भीतर का गिल्ट था, तेरे भीतर का ग्लानि भाव था, तेरे जहन में कहीं गहरे ये बात बस गई थी, ये अपराध बोध बस गया था कि मैं अपने पत्नी को धोखा दे रहा हूँ। मैंने उससे वादा किया था कि तेरे बाद मेरे जीवन में कोई स्त्री नहीं आएगी, और अब जब वो स्त्री, एक दूसरी स्त्री तुम्हारे पत्नी की जगह पर आ रही है, तो तुम्हारे ही मन का वो अपराध बोध, वो गिल्ट भाव, वो ग्लानि भाव तुम्हारे सामने पत्नी का रूप रख कर खड़ा हो रहा है। पत्नी की आत्मा नहीं आ रही है। तो बोले ठीक है, मैंने मान लिया कि वो पत्नी नहीं थी, मेरा अपराध बोध था। तो रोज़ाना तो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था, वो मेरी पास्ट के बारे में हर एक चीज़ बताता था, हमने जो वक्त साथ गुजारा ये सब कुछ, डेली सब कुछ कैसे बताता था। बोले इसलिए बताता था क्योंकि उसमें तू भी तो भागीदार था। याद करके देख, क्या तेरी पत्नी ने ऐसी कोई भी बात बताई जो पहले तुझे नहीं पता थी? बोले नहीं। तो बोले फिर उसके बाद जब मैंने वो कंकड़ उससे पूछा तो वो भाग क्यों गई वहाँ से, वो रुकी क्यों नहीं? अगर मेरा ग्लानि बोध था तो मेरा ही बनाया हुआ था तो ख़त्म कैसे हुआ? बोले कुछ नहीं, वो तेरे ही बनाया हुआ संसार था, तेरे सामने आ रहा था और तुझे परेशान कर रहा था। इस भाव से मुक्त हो जा, सारी चीज़ तो। पर वो ख़त्म कैसे हुआ? वो पत्नी जो काल्पनिक थी, मेरे मन की उपज थी, वो भागी कैसे? बोले जब वो रोज़, तो जब वो आती थी तब तू भी उसके साथ हाँ में हाँ मिलाता था, क्योंकि तेरे भीतर का वो अपराध बोध था, इसलिए तुझे लगता था पत्नी सही कह रही है, वो बिल्कुल सही प्रश्न कर रही है। लेकिन जब तूने कंकड़ उठाए तब तुझे भी नहीं पता था तेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ है। जिस सवाल का जवाब तुझे ही नहीं पता, वो तेरे सामने जो पत्नी खड़ी थी वो कैसे देती? समझ इस बात को। व्यक्ति को बात समझ में आई और वो समझ गया कि उसका अपना अपराध बोध है। वो अपने भीतर उतर कर अपने अंतर्मन को साफ कर पाया और आगे बढ़ पाया। हम सब जाने, इस घटना से समझें कि क्या हम सब भी इसी तरह अपने अपने संसार में नहीं जीते, अपनी अपनी मान्यताओं धारणाओं में नहीं जीते? ऐसा हो जाएगा फिर मेरी ज़िंदगी खुश हो जाएगी, और हम मन ही मन उस हो जाने की प्लानिंग को इतना जी लेते हैं कि फिर जब वास्तविकता सामने आती है तो हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, और हम सामने वाले व्यक्ति को दोष देते हैं, तूने मेरे सपनों को तोड़ दिया। अरे भैया, तेरे सपने उस व्यक्ति को थोड़ी पता थे, और वो व्यक्ति थोड़ी जिम्मेदार है तुम्हारे सपनों को बनाने के लिए। तुमने बनाया, तुम्हारे टूटे। वो व्यक्ति वही है और वही कर रहा है जो उसका अपना स्वभाव है। हम ज़रा देखें, हम अपने इस काल्पनिक संसार में कितना कुछ क्रिएट कर लेते हैं, और इतना ज़्यादा उस काल्पनिक संसार में, उस इल्यूजन में, उस अपने मनो संसार में हम जी लेते हैं कि हम वास्तविक संसार में वो फ़र्क, वो अंतर ही नहीं समझ पाते। और यही कारण है कि कई बार सामने वाला व्यक्ति हमसे उतनी घृणा नहीं करता जितना वो काल्पनिक व्यक्ति जो हमारे संसार में बैठा है, हम उसकी घृणा से डरते हैं। वो सामने वाला व्यक्ति नॉर्मल है, लेकिन हमें उसकी हर बात में एक टॉन्ट सुनाई देता है, एक तंज सुनाई देता है, एक अजीब सा तिलमिलाहट सुनाई देती है। और यही कारण है कि हमारा रिएक्शन उस व्यक्ति के प्रति नहीं होता, हमारा जो रिएक्शन होता है, हमारी जो प्रतिक्रिया होती है, वो उस व्यक्ति के प्रति होती है जो हमारे संसार में बसा हुआ है। हम खुली आँखों से अपने स्वप्निल संसार में जीते हैं, और हम उस स्वप्निल संसार और वास्तविक संसार का भेद ही नहीं समझ पाते। आवश्यक है कि हम अपने इस स्वप्निल संसार को समझें,
एक और छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि कैसे हम उस स्वप्निल संसार को समझकर वास्तविक संसार में पहुँचने का एफर्ट कर सकते हैं। हुआ यूँ कि एक घर में किसी बात को लेकर देवरानी जेठानी में कहासुनी हो गई। आम बात है, घर में दो बहुएं हैं जो दो डिफरेंट बैकग्राउंड से आई है, जो दो डिफरेंट सोच रखती है, उनकी पर्सनालिटी अलग अलग है, तो किसी बात पर भी बहस हो सकती है। तो दोनों बहुओं में बहस हो गई और बात इतनी आगे बढ़ गई, नॉर्मली नहीं बढ़ती है, दोनों समझदार हैं, एक दूसरे से प्रेम भी करती है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा उनका एक केमिस्ट्री है, एक अच्छी पटरी बैठती है। लेकिन उस दिन हो जाता है कभी कभी कि दोनों के बीच में कहासुनी हो गई, और कहासुनी इतनी हो गई कि इतनी पुरानी बातें जो दोनों ने उस समय लेट गो की थी, ध्यान नहीं दिया था, तूल नहीं दिया था, लेकिन आज जब बहस बढ़ी तो पुरानी सारी बातें भी आ गई और दोनों ने एक दूसरे को इतना सुनाया। देवरानी ने चलते चलते कह दिया, आज के बाद मुझसे बात मत करना, मैं आपकी शक्ल तक नहीं देखूंगी, आप जो हो वो अपनी जगह पर। इतना ज़्यादा बोल दिया। जेठानी का भी ईगो आ गया, हमेशा समझदारी दिखाने वाली, उसने भी कह दिया ठीक है, मुझे तुझसे कोई राब्ता नहीं रखना, मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं रखनी, मुझे कोई संबंध ही नहीं रखना। चली गई अपने कमरे में और जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद कर जेठानी अपने अंदर उस गुस्से में उबल रही है, समझती क्या है, मैंने तेरे लिए ये किया वो क्या, जो आप समझ सकते हो, जो आम तौर पर ऐसे घटनाक्रम में होता ही है। ये बात रहती रही, वो अंदर ही अंदर प्लानिंग बना रही, आज के बाद मैं ऐसे जाऊँगी तो मैं इस समय किचन में जाऊँगी, मैं ऐसे करूँगी तो मैं ऐसे टाइम जाऊँगी, जब वो नहीं होगी मैं यहाँ पर जाऊँगी तो उसको पूछूंगी भी नहीं, अगर कोई मुझे कुछ कहेगा तो मैं फला फला। पूरी प्लानिंग कि कैसे वो बिहेव करने वाली है। करीब 1-1.5 घंटा हुआ होगा और दरवाजे पर खटखटाहट हुई। बड़े गुस्से में भरकर दरवाज़ा खुला, देखा तो सामने देवरानी खड़ी है, एक ट्रे में 2 चाय की प्यालियाँ और कुछ बिस्किट्स फेवरेट उसके वो पड़े हैं एंड वो मुस्कुराते हुए खड़ी है। जेठानी का गुस्सा अभी भी नहीं ख़त्म हुआ था, वो पारा नीचे आया ही नहीं था। वो उसी गुस्से में बोली, अब क्या लेने आई हो, तुम तो कह कर गई थी ना कि मेरा मुंह तक नहीं देखोगी, शक्ल तक नहीं देखोगी। वो उसी पॉइंट पे सोच रही है, वो उसी पॉइंट, उसी डायरेक्शन में, उसी डिग्री से गुस्सा कर रही है जिस डिग्री से उसने कमरे में प्रवेश किया था। तो देवरानी ने मुस्कुराते हुए साइड किया अपनी जेठानी को और अंदर एंटर होके बड़े आराम से बिस्तर पर बैठ गई। हाँ दीदी, सोच कर तो मैं बिल्कुल ऐसा ही गई थी, बोल कर भी ऐसा ही गई थी और जाकर कमरे में यही सोच रही थी कि बस आज के बाद ख़त्म सब कुछ। लेकिन है ना, फिर मुझे अचानक याद आया कि इससे पहले भी तो ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स आए थे जहाँ आपने मुझे माफ़ किया था, जहाँ आपने बड़े प्यार से मेरी गलती भुला दी थी, आपने मेरी गलतियां सुधार भी दी थी, मुझे मना भी लिया था। तो जब आपने इतनी बार मुझे मनाया, मैंने कैलकुलेशन किया तो मुझे लगा कि वो मनाने वाला जो एपिसोड था ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उसको याद रखूँगी और इसको डिलीट कर देती हूँ, ये फाइल मुझे अपने फोल्डर में नहीं चाहिए। और बस यही सोचकर मैंने चाय बना ली। अब रोज़ तो आप मुझे चाय बनाकर पिलाती हो, आज मेरी ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनी होगी चाय, लेकिन फिर भी अपन साथ बैठकर तो पी सकते हैं। आपके गुस्से को थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए तो ये चाय काम आ जाएगी। यही सोचकर मैं तो चाय लेकर आ गई। अब आ जाओ जल्दी जल्दी, और है ना ये चाय पी लो, और अगर ये अच्छी ना बने ना तो प्लीज़ दीदी इसको फेंक दो और मेरे लिए नई नई चाय बनाओ ना, आपकी वाली टेस्टी टेस्टी। जेठानी हैरान, ये क्या हो रहा है? और फिर उसे समझ में आया कि इतनी देर से मैं क्या सोच रही हूँ, इतनी देर से वो क्या सोच रही है। दोनों की सोच ने एक ही घटना में अलग अलग चश्मों से दोनों को उनकी दुनिया दिखाई। घटना एक ही थी, लेकिन उसको दोनों ने किस तरह से लिया। और ये अप्रोच आज हमारे बीच में प्रेम का फिर से जिंदा रख सकती है। जेठानी भी तुरंत मुस्कुराई, एक गुड चाय का लिया और बोला, बड़ी बेकार है तेरी चाय, लेकिन तूने बनाई है ना, आज पी लेते हैं। और दोनों हंसने खेलने लगी। अब ज़रा देखें, ये संसार
अगर दोनों अपने ही जगह पर बैठकर खींचती रहती तो रबड़ की तरह ये खिंच जाता और कभी भी वास्तविकता की दुनिया में वो फिर से लौटकर उस प्रेम को जिंदा नहीं रख पाती। लेकिन किसी एक ने एक कदम आगे बढ़ाया और ये हो गया। हम सब समझें कि हमारे भीतर ये क्रोध, ये घृणा, यहाँ तक कि मोह भी, हम किसी एक व्यक्ति से मोह करते हैं और उस व्यक्ति को अपनी पूरी दुनिया का हीरो बना लेते हैं, उस व्यक्ति को अपनी दुनिया का केंद्र बना लेते हैं। अब हमारी सुबह, शाम, रात, दिन, दोपहर सब कुछ उस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रहा है। किस व्यक्ति के इर्द गिर्द? जो हमारे काल्पनिक संसार में है। और वो धीरे धीरे हमारा सारा अटेंशन, हमारा सारा पोटेंशियल धीरे धीरे चूस जाता है। हमें कोई चीज़ ही नहीं समझ में आती। अगर उस व्यक्ति ने हमारी तरफ मुड़ कर नहीं देखा, हमें प्यार से देखकर मुस्कुराया नहीं, या उसने हमें कोई मैसेज नहीं भेजा, अब हमारा पूरा दिन खराब। दिन भर जो भी काम हमें करना है वो सारा की सारा रुक जाता है। हम समझें कि अपने इस काल्पनिक संसार का रोज़ाना रात को सोने से पहले बैठकर प्रतिक्रमण करें कि कितना कुछ हमारा मानसिक बनाव है, हमारी मानसिक दुनिया है, हमारा ही मानसिक पूरा की पूरा बनाया गया संसार है, और उस संसार का वास्तविक दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं। अपनी इस कल्पनाओं को जानकर, समझकर गरहा करें गुरुदेवों के समक्ष और अपने भीतर से विसर्जित करें। जैसे जैसे आप अपने इस मानसिक संसार को विसर्जित करते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारी आँखों पर लगे ये चश्मे दूर होते जाएंगे और हम अपने इन सारे इमेजेस को अपने से अलग कर पाएंगे। हम अपने आत्म स्वरूप को धीरे धीरे जान पाएंगे। हम इस तरह से समझें कि जैसे एक मिरर हमारे सामने है और उसके ऊपर इतनी धूल, इतनी गंदगी जमा है कि उसमें हम अपना आप को देख ही नहीं पा रहे हैं। रोज़ाना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हम साफ़ करेंगे, जहाँ जहाँ से साफ़ करेंगे वहाँ वहाँ हम अपनी झलक देख पाएंगे। और एक दिन गुरुदेवों के दिशा निर्देशन में हम इस कांच को, इस मिरर को पूरी तरह से देख पाएंगे, अपने आत्म स्वरूप से मुखातिब हो पाएंगे। लेकिन उसके लिए सतत प्रयासरत रहना ज़रूरी है, सतत पुरुषार्थ करना ज़रूरी है। रोज़ाना नियम से हमें ये प्रतिक्रमण करना ज़रूरी है। जितना समय मिले, जब समय मिले, बैठें अपने आप के साथ। और जैसे जैसे हम अपने इस काल्पनिक संसार से दूर होंगे, वैसे वैसे वास्तविक संसार में हम अपने आप को सही तरह से प्रस्तुत कर पाएंगे। सामने वालों को, जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, आसपास की परिस्थितियां हैं, उनको हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर देखने का प्रयास कर पाएंगे। और जैसे जैसे हम निष्पक्ष होकर चीज़ें देख पाएंगे, हमारे निर्णय सही होते जाएंगे। और जब जब निर्णय सही होते जाएंगे तो आप जानते हैं सफलता ज़्यादा दूर नहीं। ये प्रयास आज ही शुरू करें, ध्यान दें। जैसे जैसे हम प्रयास करते जाएंगे, एक एक बेबी स्टेप लेते जाएंगे, वैसे वैसे हम स्वयं अपने करीब पहुंचते जाएंगे। सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो। ओम शांति।